हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि रोटेटिंग फ्रेम्स या जो भी घूर्णित निर्देश तंत्र होते हैं उनमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सूडो फोर्स की बात की थी। इसी को क्या बोलते थे? फिक्सियस या आभासी बल भी बोला जा रहा था। आभासी बल से तात्पर्य था वो बल जो एक्चुअली बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी रोटेटिंग या फिर एक्सिलरेटेड मतलब घूर्णित या त्वरित निर्देश तंत्र में महसूस होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता था? आभासी बल बोला जाता था। तो लास्ट हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जो ऐसी थी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सेलरेशन क्या आया था? ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो जो भी रोटेटिंग फ्रेम्स होती हैं, जो भी घूर्णित निर्देश तंत्र होते हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग को हमने क्या माना था? एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा के इक्वल मान लिया था। कोणीय वेग कितना है? ओमेगा वेग कितनी त्रिज्या के ऊपर रोटेट कर रही होती है, घूर्णन कितनी त्रिज्या पर कर रही होती है? आर के ऊपर। तो उनके लिए एक्सिलरेशन के लिए हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन होता था, ये रूपांतरण प्राप्त हुआ था। किसके लिए? त्वरण के लिए। किस किस पर डिपेंड कर रहा था? ओमेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम, रेडियस, और ये भी किस पर डिपेंड कर रहा था? एंगुलर वेलोसिटी पर। ये जो कंपोनेंट था ये किसको रिप्रेजेंट करता था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था, इसे हम क्या बोल रहे थे? सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। अगर केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मतलब ये दोनों ही फोर्सेस के लिए एक्सिलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल दोनों में जो त्वरण होता है कण का, उसको कौन प्रदर्शित करता है? ओमेगा क्रॉस आर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कोरियोलिस एक्सिलरेशन को। कोरियोलिस त्वरण को व्यक्त करता था, जो केवल किस पर निर्भर करता है? कोणीय वेग। और दूसरी वस्तु क्या है कि जो घूर्णित निर्देश तंत्र था, रोटेटिंग फ्रेम थी, उसमें पार्टिकल की क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी। अब हम सबको पता है कि अर्थ भी क्या है? एक रोटेटिंग फ्रेम है। अरे पृथ्वी भी घूर्णन गति कर रही है। किसके सापेक्ष? अपनी ही एक्सिस के अलोंग। कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं हम? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है। तो क्या जितने भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के ऊपर रखे हुए हैं सारे रोटेटिंग फ्रेम में है? मतलब उन सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी क्या लग रहा होगा? एक कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब दो आभासी बल लग रहे होंगे। तो अब हमें उन्हीं के बारे में स्टडी करना है। तो जो ये सारी बातें भी आपको याद होनी चाहिए, एक बार इनको रिवाइज करना जरूरी था। जो अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मोशन रिलेटिव टू अर्थ। अर्थ के रिलेटिव हमें क्या पढ़ना है? मोशन पढ़ना है। पृथ्वी के सापेक्ष गति का अध्ययन करेंगे हम। पृथ्वी के सापेक्ष भाई अर्थ के ऊपर सारे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होते हैं, उन सब पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना। और अर्थ क्या है? एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो दोनों लग रहे होंगे अर्थ के ऊपर। कौन कौन से? इनमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। अब केंद्रीय और कोरियोलिस दोनों बल लग रहे होंगे, उनके लिए एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। चलो सबसे पहले भाई डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए, क्या मान लिया हमने? अर्थ को। ये किसी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही होगी, एकदम सेंटर में नहीं बनी क्या भाई? चलो ये लाइन दोबारा बना लेते हैं। ये जो एक्सिस होती है कहां से गुजरती है? एकदम अर्थ के सेंटर से गुजर रही होती है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है। ये अर्थ का सेंटर पॉइंट बोल देते हैं। इससे क्या बोल दिया हमने? ओ पॉइंट। अब कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है उसे हमने कितना बोल दिया? ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? अरे ओमेगा किसके इक्वल? 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड कितना है अर्थ के लिए? ये टर्म नोट कर लेना भाई। अरे पृथ्वी का कोणीय वेग तो पता होना चाहिए, 2 × 3.14। टाइम पीरियड कितना होता है? एक रोटेशन में कितना टाइम लेती है घूर्णन गति पूरी करने में पृथ्वी? कितना समय अंतराल लेती है? आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटे। अगर इसको सेकंड में चेंज करें तो इंटू 60 इसकी वैल्यू लगभग आती है 7.15 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड।
इस वैल्यू को एक बार वापस कंफर्म कर लेंगे भैया हम अभी क्लास में, देख ही लेते हैं। चलो 7.15 नहीं आती है भैया, 7.3 आएगी अप्रोक्सीमेटली। आप वापस भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड आती है। बाकी यहाँ से तुम एकदम इजी कैलकुलेशन होती है, करके देख सकते हो कैलकुलेटर की हेल्प से। अब ये स्फेयर है तो ये डायग्राम कैसा होगा? 3D में बन रहा होगा भी ये डायग्राम। अरे 2D में तो केवल इसका रिप्रेजेंटेशन ही तो है, डायग्राम तो वास्तव में कैसे बना हुआ है? रियलिटी में तो ये डायग्राम 3D के अंदर ही है। इसके ऊपर कोई पॉइंट मान लेते हैं, कहा माना, यहां मान लीजिए कोई पॉइंट है P। ये डिस्टेंस कितनी होगी? मान लीजिए ये एंगल बना रहा है कितना, लेमडा, किसके साथ? इक्वेटर लाइन के साथ। अरे ये भूमध्य रेखा ही तो है। या फिर ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या के समान होगी। क्या ये भी आर के इक्वली आएगी क्या ये डिस्टेंस? इसमें भी कईयों को कंफ्यूजन हो जाता है, देखना समझना। ये स्फेरिकल है, सेंटर से हम कहाँ आ रहे हैं? सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। अब सरफेस के ऊपर चाहे यहां पहुंचो चाहे यहां पहुंचो, दोनों ही स्थितियों में ये किसके बराबर रहेगी? रेडियस के बराबर ही रहेगी। ये बिंदु सरफेस पर नहीं है, ये कहाँ है? केंद्र के ऊपर। तो इसको 3D डायग्राम, त्रिविम चित्र की तरह ही देखना आपको। ऐसे समझ लेना कि भी कोई फुटबॉल रखा हो, उसके केंद्र से उसके पृष्ठ के हर बिंदु की दूरी क्या होती है? बराबर। और किसके बराबर होती है? त्रिज्या। तो ये पॉइंट भी कहां पर है? सरफेस के ऊपर। अब ये भी क्या है, किसी एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा होगा क्या? एक्सिस के अलोंग तो नहीं, लेकिन इसकी जो रोटेशन की रेडियस है वो तो ये है ना। अरे इस पॉइंट के अलोंग ही तो रोटेट कर रहा है। इसको कितना बोल देते हैं? स्मॉल आर वेक्टर। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? ओ डैश पॉइंट। अब यहाँ एक दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं जो रोटेटिंग फ्रेम, अरे पार्टिकल रोटेट कर रहा है, 24 घंटे में ये पार्टिकल पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस इसी बिंदु पर आ रहा होगा क्या? तो यहाँ एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। मान लीजिए ये अक्ष डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, और ये जेड डैश एक्सिस है। इनमें याद रखना जो अक्ष डैश वाई डैश होती है वो कहाँ होती है? सरफेस के ऊपर, पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर। और जेड डैश है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, मतलब केंद्र से एकदम बाहर की तरफ। जैसे ये अर्थ का सरफेस मान लो, तो यहां से जो कंपोनेंट एकदम बाहर की तरफ निकल रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेड डैश। एग्जाम्पल के लिए मान लेना जिस कमरे में आप बैठे हो उसके कॉर्नर को देखना, उसमें दो एक्सिस तो बन सकती हैं जो फर्श के ऊपर जा रही होंगी। वो कौन सी है? अक्ष डैश और वाई डैश। और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी सेंटर से परपेंडिकुलरली, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जेड डैश को। जेड डैश दिशा को प्रदर्शित कर रही है। यहां तक डायग्राम समझ में आया क्या? भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें क्या पता है कि इस जो पी पॉइंट पर पार्टिकल रखा हुआ है, कण रखा हुआ है, उसके ऊपर दो आभासी बल लग रहे होंगे, दो सूडो फोर्सेस लग रहे होंगे। कौन कौन से? सेंट्रीपिटल और कोरियोलिस। अब केंद्रीय बल और कोरियोलिस बल, दोनों के इफेक्ट स्टडी करने हैं हमें। दोनों के इफेक्ट स्टडी करने के लिए क्या दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा? त्वरण तो निकालना ही पड़ेगा भी पहले। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये कंप्लीट अर्थ किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है? कोणीय वेग कितना है? ओमेगा। तो अगर इसी एक्सिस को एकदम पैरेलल यहां बनाया जाए तो क्या यहां भी ये किससे रोटेट कर रहा होगा? ओमेगा से। क्या ओमेगा को कंपोनेंट्स में लिख सकते हो क्या? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा को। अब यहां देखना, इसी पॉइंट को मैं वापस बनाता हूं, यहां बना लेते हैं अभी। ये वही पी पॉइंट है, ये एंगल कितना है? लेमडा। क्या तुम्हें समझ में आ रही है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी? एक ऐसे है और एक ऐसे आई हुई है, मतलब ऐसे समझो, ये ऐसे थी और ये ऐसे है। ये जो लाइन है ये ऐसे थी और ये एकदम तिरछी है, लेकिन है तो आपस में पैरेलल ही। या फिर देखना चाहो तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो ये 90 डिग्री है, ये कितना है? ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस लेमडा। ये कितना था? 90 डिग्री। तो ये एंगल फिर से कितना आ रहा होगा? लेमडा। क्या ये माइनस जेड एक्सिस है क्या? अरे सरफेस से जो एकदम आउटवर्ड जाती है वो कौन सी? जेड डैश। और जो सेंटर की तरफ जाएगी वो माइनस जेड डैश। तो माइनस जेड डैश और वाई डैश में एंगल कितना होगा? अरे किन्हीं भी दो निर्देशांक रेखाओं के या दो अक्षों के मध्य का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहां अगर देखा जाए
ये अक्ष डैश, ये वाई डैश और ये जेड डैश, ये माइनस जेड डैश बोल सकते हो। ये एंगल लेमडा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस लेमडा। अब यहां देखो वापस वाई डैश और जेड डैश के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। और यहां पर हमने क्या माना है, यहां ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये एंगल वापस कितना हो जाएगा, अरे टोटल कितना बनाना है इसको 90। ये लेमडा ये कितना हो गया 90 माइनस लेमडा। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ इसका एंगल भी कितना था 90 डिग्री, तो यहां भी इसके साथ इसका एंगल कितना होगा, अरे ये टोटल एंगल भी कितना आएगा, कुल कोण कितना आएगा 90 डिग्री ही आ रहा होगा भाई। समझ गए बात को। तो ये एंगल्स कैसे नोट किए हैं इस पर भी खास ध्यान देना। यहां तक का डायग्राम सबको समझ में आ गया क्या। अब देखिए नेक्स्ट तो कैलकुलेशन ही, अभी इससे आगे कुछ हार्ड चीजें नहीं है। डायग्राम आपको ढंग से समझ लेना है। अगर बाई चांस नहीं समझ में आए एक बार दोबारा से वीडियो को देख लो, फिर भी नहीं समझ में आए तो डाउट सेक्शन में वापस पूछ लेना या मैसेज करके पूछ लेना ऐप पर। अब यहां देखिए ओमेगा वेक्टर इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, ओमेगा को किसके रूप में लिखना है, घटकों के रूप में लिखना चाहिए। तो ओमेगा वेक्टर किसके इक्वल आ रहा होगा, देखिए एक कंपोनेंट तो किसके साथ हो जाएगा वाई डैश के साथ और एक जेड डैश के साथ। तो ओमेगा वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा कोस लेमडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लेमडा के कैप डैश। अरे कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं सारी सबको समझ में आती है क्या बात। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सिस है, यहाँ अगर इस डायग्राम को केवल 2D में बनाए तो ये वाई डैश थी, ये जेड डैश थी और ये क्या था ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वाई के साथ कितना एंगल बना रहा था, लेमडा एंगल बना रहा था, और जेड के साथ 90 माइनस लेमडा। तो क्या जेड की वैल्यू यही होगी क्या, इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ये जेड और ये वाई। तो वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर किसके इक्वल ओमेगा वेक्टर। अरे यही तो होता है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन का नियम, कि जो दो वेक्टर्स हैं जो हेड टू टेल जुड़े हुए हैं उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो उन दोनों के सम के इक्वल आता है। अब y की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 माइनस लेमडा, तो ये एंगल कितना होगा लेमडा। अब किसी की हेल्प से निकाल लो भाई, इसको मिटा दो एंगल, इसी को मान के चल लेते हैं हम। कोस थीटा किसके इक्वल कोस लेमडा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन हो गया y अपॉन ओमेगा, तो y किसके इक्वल आएगा ओमेगा कोस लेमडा, z किसके इक्वल आ जाएगा ओमेगा साइन लेमडा। मेरे कंपोनेंट्स का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 11th क्लास से तुम पढ़ते आते हो, फिर भी किसी को घटक लिखने में अगर कंफ्यूजन होता हो तो इधर ध्यान दे लेना। ये y और z की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू y का मैग्नीट्यूड कितना ओमेगा कोस लेमडा, और y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है जे कैप डैश, यहाँ y डैश और z डैश थे ना भाई, प्लस z की वैल्यू कितनी ओमेगा साइन लेमडा, और डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है के कैप डैश। तो इस वजह से हमने ये वैल्यू लिखी है भाई। ये डायग्राम अगर कहाँ बनाओ 2D के अंदर बनाओ तो कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा। तो ये वैल्यू भी साइड में नोट कर सकते हो आप, जिनको समझ में नहीं आई डायरेक्टली। ओमेगा की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें किसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए एक्सेलरेशन के लिए। अब जो हम इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब केंद्रीय बल का प्रभाव पड़ना है अभी हमें। ओनली किसका इफेक्ट देख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए देखना, एक इक्वेशन ये थी हमारे पास ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, यही वैल्यू आती थी। तो यहाँ ए डैश किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन किसके कारण है, अरे पृथ्वी के ऊपर है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ही होगा। जो एक्चुअल एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है ए वेक्टर इज इक्वल टू जी।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? माइनस जेड एक्सिस। तो यहाँ क्या लिख सकते हो? माइनस के कैप डैश, ऐसा लिखा जा सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन? जो ए डैश है वो किस में है? रोटेटिंग फ्रेम में। एक्सेलरेशन त्वरण है गुणित निर्देश तंत्र में। तो पॉइंट, क्या सब पॉइंट्स के ऊपर सेम लग रहा होगा क्या? देखना, इधर ध्यान देना। ओमेगा अर्थ के लिए कांस्टेंट है हर पॉइंट के ऊपर। आर क्या इस सरकमफेरेंस के ऊपर हर पॉइंट की रेडियस आ रही है क्या? मतलब ये हर पॉइंट कितने एंगल पर होगा? यहाँ वाला पॉइंट भी लैम्डा एंगल पर है, यहाँ वाला हर पॉइंट किस एंगल के ऊपर है? जैसे ये सेंटर है और यहाँ एक रिंग बनी हुई है, यहाँ ऐसे क्या बनी हुई है? एक रिंग बनी हुई है। ये सेंटर में है उस कंप्लीट रिंग के। यहां से इस रिंग का हर डायरेक्शन में एंगल देखोगे वो कितना आ रहा होगा? लैम्डा एंगल ही आ रहा होगा। तो जब भी लैम्डा एंगल आ रहा, आर क्या है? सेम है। पार्टिकल की वेलोसिटी डिफर कर सकती है, अभी उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम केवल किसका इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल के इफेक्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? ओमेगा क्रॉस आर। ए वेक्टर की तो मैंने फिक्स वैल्यू लिख दी। ए डैश को क्या लिख सकते हैं? जी लेमडा वेक्टर। मतलब लैम्डा एंगल के ऊपर जो ग्रेविटेशन है वही क्या रोटेटिंग फ्रेम में ग्रेविटेशन आएगा, गुरुत्वाकर्षण आएगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओमेगा वेक्टर की वैल्यू निकाल ली है। वी डैश को हम कितना मान लेते हैं? जो पार्टिकल की वेलोसिटी है रोटेटिंग फ्रेम में उसे हमने कितना मान लिया? वी डैश इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है? यहां नोट करना, जी लेमडा वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के कैप डैश जी माइनस 0, क्योंकि इस कंप्लीट का इफेक्ट कितना हो गया? 0, माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। इसको सोल्व करना है और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा इस बिंदु के ऊपर। क्योंकि हम केवल किसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए। तो किसका इफेक्ट पता चल जाएगा हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स का, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव पता चल जाएगा। यहां तक समझ में आया? भी सबसे पहले हेडिंग लगाओ, उसके बाद डायग्राम बना लो। साफ सुथरा डायग्राम बनाना भी। समझ में आया तुम्हारे ऐसा? और ये ओमेगा की वैल्यू नोट कर लेना एक साइड में। ये डायग्राम बनाने के बाद इसमें थोड़ी सी थ्योरी नोट कर लेना। चलो मैं इंग्लिश में तो यही लिख ही देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेना। ये नोट करो, इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्टली डायग्राम से पहले नोट कर लो चाहे बाद में नोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेना। हमें ज्ञात है कि हमें ज्ञात है कि पृथ्वी पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष अपनी अक्ष के सापेक्ष 24 घंटे के 24 घंटे के समय अंतराल में
या आवर्तकाल लिख सकते हो, 24 घंटे के आवर्तकाल में घूर्णन करते हुए एक चक्र पूरा करती है, एक चक्र पूरा करती है। अतः 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 पृथ्वी पर पृथ्वी पर हर वस्तु घूर्णित निर्देश तंत्र में होगी, हर वस्तु घूर्णित निर्देश तंत्र में होगी। वह उस पर दो प्रकार के आभासी बल कार्य कर रहे होंगे। उसके बाद फर्स्ट लिख लेना आप केंद्रीय बल, सेकंड लिख लेना कोरियोलिस बल। और उसके बाद नोट करना, माना कि पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा है, माना कि पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा है, तो इसे घटकों के रूप में P बिंदु के लिए निम्नानुसार लिखा जा सकता है। उसके बाद ये ओमेगा वेक्टर की वैल्यू नोट कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले नोट करना, लेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ बी ओमेगा वेक्टर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स एज फॉलोज। उसके बाद ओमेगा वेक्टर की वैल्यू लिख लेना और फिर एडिंग लगा देना इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओमेगा वेक्टर तो सेम ही रहेगा भाई। अरे बिना ओमेगा को जीरो करके तुम क्या कोरियोलिस इफेक्ट या सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट कोई भी निकाल सकते हो। देखो ये दोनों कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जब भी ओनली तुम्हें क्या निकालना हो, सेंट्रीपिटल मतलब केवल अपकेंद्रीय बल का प्रभाव निकालना हो, तो इस कंपोनेंट को कितना कर देना है, जीरो। ये कब जीरो होगा, जब वी डैश किसके इक्वल हो जाए। अरे इसके अलावा और कोई स्थिति है क्या, वी डैश जीरो होगा तभी तो ये जीरो होगा। तुम कहो नहीं सर ओमेगा को जीरो करके भी इसको जीरो कर सकते हैं। ओमेगा को जीरो करते ही ये वैल्यू भी कितनी आ गई। अरे जीरो को जीरो से गुणा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ये कंपोनेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन हमें इसका तो इफेक्ट ही पढ़ना है, प्रभाव पढ़ना है, तो हम केवल किसको जीरो कर सकते हैं, वी डैश वेक्टर को जीरो कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। समझ रहे हो बात को, कि केवल सेंट्रीपिटल फोर्स, केवल अपकेंद्रीय बल का प्रभाव पड़ना है, तो हम वी डैश वेक्टर को कितना मान के चल लेंगे, जीरो। कि जो भी पार्टिकल है अर्थ के ऊपर वो क्या नहीं हो रहा है, खुद मूव नहीं कर रहा है, अर्थ जितनी रोटेट कर रही है उतना रोटेट कर रहा है। जैसे कि जितनी भी वस्तुएं हैं भाई, तुम्हारा घर है, स्कूल है, बिल्डिंग्स है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है, इनके ऊपर ओनली एक ही फोर्स लगता है। वो कौन सा लगता है, अपकेंद्रीय बल, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ ही बल लगता है। इनके ऊपर कोई भी कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता। क्यों, क्योंकि ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। अरे वेग का मतलब क्या होता है, वह वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित कर ले, या फिर चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी आपका घर है, गाड़ी है, गाड़ी तो चेंज होती है रे भाई, घर, पेड़ पौधे, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या नहीं होती हैं, चेंज नहीं होती हैं टाइम के साथ। तो उनके ऊपर कौन सा इफेक्ट आएगा, ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट आएगा। हेडिंग लगा लो भाई ये, और इसके अंदर भी लिख लेना। चलो यहां तक तो नोट करो एक बार के लिए। इसमें नोट कर लेना, इफ ए पार्टिकल इज सिचुएटेड एट पॉइंट P, if a particle is situated at point P which is making lambda angle, then then effect of then effect of centripetal force on this particle, then effect of centripetal force on this particle will be obtained will be obtained if if its velocity is, zero, zero in इसको एस टेस फ्रेम बोल देना, जीरो इन एस टेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद फुल स्टॉप लगाइए लिखना, वी नो द ट्रांसफॉर्मेशन
फॉर एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इक्वेशन नोट कर लेना भाई, हिंदी मीडियम वाले नोट करना। माना कि एक कण P बिंदु पर स्थित है जो केंद्र के साथ लेमडा कोण का निर्माण करता है, जो केंद्र के साथ लेमडा कोण का निर्माण करता है, तो उस पर अपकेंद्रीय बल के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एस डैश निर्देश तंत्र में उसका वेग शून्य माना गया है। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, वी डैश बराबर 0। फिर नीचे वाला लाइन से लिखना, हमें ज्ञात है कि गुणित निर्देश तंत्र में त्वरण के लिए रूपांतरण निम्न प्रकार से होता है। उसके बाद ये नोट कर लो भाई डायरेक्टली, अब कुछ नहीं करना, अब सोल्व करना है भी इसको, यहां तक नोट कर लो जल्दी। अब देखो ओमेगा की वैल्यू तो हमने पहले लिख लिया, ओमेगा कोस लेमडा जे कैप डैश और ओमेगा साइन लेमडा के कैप डैश। इधर ध्यान देना, क्या यही आर वेक्टर की वैल्यू थी? यही थी भाई। ये कौन कौन से एक्सिस के बीच में आके टकरा रही है? जेड डैश और वाई डैश के बीच में। अरे सरफेस पर नहीं है, इसीलिए कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, अक्ष डैश। ये एक्सिस से बाहर की तरफ आ रही है। इसको डायग्राम को कंप्लीट 3D के अंदर रिज्यूम करते हुए चलो आप, तो ये बाहर की तरफ आ रही है, तो कौन सी एक्सिस के बीच में आ रही है? वाई डैश और जेड डैश के, माइनस जेड डैश क्या आ रही है? तो भाई ये देखो कुछ ऐसे है, ये वाई डैश और ये माइनस जेड डैश है, तो ये की कौन सी डायरेक्शन होगी? जेड डैश और ये वाई डैश। ये आर वेक्टर है। कभी भी कंपोनेंट इस फॉर्म में नहीं लिए जाते, वेक्टर भी क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूविंग होना चाहिए। अरे ये तो कोई रिजल्टेंट वेक्टर ही नहीं बना, तो इसके कंपोनेंट कहां लिए जाएंगे, यहाँ। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, माइनस वाई डैश। अब देखो ये एंगल कितना था, सामने बना हुआ अभी, ये एंगल लेमडा, ये एंगल कितना 90 माइनस लेमडा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा लेमडा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस लेमडा। किस किस के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, माइनस वाई डैश और जेड डैश। तो लिख लेना भाई पोजीशन वेक्टर नहीं भाई, ऐसा लिख लेना, आर वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। आर सदिश को घटकों के रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जिसके साथ लेमडा एंगल बन रहा हो वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस, और जिसके साथ नहीं बन रहा हो या 90 माइनस लेमडा बन रहा हो वो कौन सा होता है, साइन। तो यहां से आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड एक्सिस के साथ लेमडा एंगल बन रहा है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, के कैप डैश आर कोस लेमडा प्लस माइनस वाई डैश है, तो क्या कितना लिख देंगे, माइनस जे कैप डैश आर साइन लेमडा। इसको बोल देना भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको नंबर इक्वेशन नंबर थर्ड। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, के कैप डैश आर कोस लेमडा माइनस जे कैप डैश आर साइन लेमडा। आप सोल्व कर सकते हैं भाई, चलिए इधर कर लेते हैं। ये एक डायग्राम तो रख लेना भाई, आपने तो बना ही लिए होंगे डायग्राम, इस एक डायग्राम की हमें दोबारा से रिक्वायरमेंट पड़ेगी भी। अब क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करनी है, कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट और थर्ड से। किस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। यहां लिख देते हैं बाई इक्वेशन
फर्स्ट एंड थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 व 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर जी लेमडा वेक्टर किसके इक्वल आएगा, माइनस के कैप डैश जी, ये वैल्यू तो ऐसी कैसी रहेगी, माइनस ओमेगा वेक्टर को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, अंदर कितना है ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा की वैल्यू कितनी, ओमेगा कोस लेमडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लेमडा के कैप डैश। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है किसके साथ, आर वेक्टर की वैल्यू पता है कितनी है, माइनस जे कैप डैश आर साइन लेमडा प्लस के कैप डैश आर कोस लेमडा। क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता होगा भी, तो सबको आता है ना। देखो सबसे पहले इसको दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, ओमेगा कोस लेमडा क्रॉस, अरे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल, ए बी साइन थीटा एन के, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। तो यहाँ जे कैप और जे कैप के बीच में माइनस साइन को छोड़ दो एक बार के लिए, जे कैप डैश और जे कैप डैश में कितना कोण बनता है 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0, अगर माइनस साइन भी लोगे तो भी कितना एंगल बनेगा 180, वो भी कितना होता है 0 डिग्री आएगा भी। तो इसकी वैल्यू तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितनी आ गई 0। चलो नेक्स्ट स्टेप में नोट कर देते हैं अभी, जी लेमडा इज इक्वल टू माइनस के कैप डैश जी माइनस ओमेगा वेक्टर, इसको फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया कुछ नहीं है, जे क्रॉस के डैश किसके इक्वल होता है आई के, अरे जे क्रॉस के किसके इक्विवेलेंट आता है आई कैप डैश, लिख लेना भी जिसको नहीं पता, आई क्रॉस जे होता है के कैप के, जे क्रॉस के होता है आई कैप के, और के क्रॉस आई होता है जे कैप के। जिनको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आते यूनिट वेक्टर्स के एकांक सदिश के, वो ये तीनों वैल्यूज नोट कर लेना। बाकी आई क्रॉस आई हो, चाहे जे क्रॉस जे हो, चाहे के क्रॉस के हो, चाहे इनमें माइनस साइन लगा हो, ये सब किसके इक्वल आते हैं 0 के इक्वल आ रहे होते हैं। अब जे क्रॉस के किसके इक्वल आएगा आई के, तो यहां लिख देते हैं अभी, ये क्रॉस साइन आएगा बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, क्या आ गया ओमेगा आर कोस स्क्वायर लेमडा आई कैप डैश। सिमिलरली जे मतलब क्या किया जा रहा है के कैप डैश क्रॉस माइनस जे कैप डैश, इसको क्या लिख सकते हो जे कैप क्रॉस के कैप ही किया जा रहा है क्या एक तरीके से, अरे देख लो भी, इनमें भी एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। अभी हमने क्या लिखा था, अरे अभी तो लिखा था आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, यहां कौन सी बात काम में आ रही है, के का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है जे के साथ, किसके इक्वल आएगा आई कैप। अब के क्रॉस जे है तो किसके इक्वल आएगा माइनस आई कैप, और माइनस साइन यहाँ पहले से ही लगा हुआ है भी, तो ये भी वैल्यू कैसे आ जाएगी पॉजिटिव में ही आ जाएगी क्या, तो यहाँ वापस से कितना आ रहा होगा प्लस, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ, तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा आर साइन स्क्वायर लेमडा आई कैप डैश, इसको वापस के क्रॉस के करोगे वो कितना आ जाएगा 0 के इक्वल, ओमेगा की वैल्यू वापस पुट कर दो भी, जी लैम्डा वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के कैप डैश था भी, ये माइनस के कैप डैश माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है ओमेगा कोस लेमडा, अरे इक्वेशन फर्स्ट में देखो ओमेगा कोस लेमडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लेमडा के कैप डैश। ओनली कैलकुलेशन है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना किसके साथ ओमेगा आर कोस स्क्वायर लेमडा आई कैप डैश प्लस ओमेगा आर साइन स्क्वायर लेमडा आई कैप डैश। जे क्रॉस आई की वैल्यू पता है सभी को, जी लेमडा इज इक्वल टू माइनस के कैप डैश जी माइनस, इनको पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ओमेगा कोस लेमडा जे कैप डैश को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है आई क्रॉस जे किसके बराबर के, तो जे क्रॉस आई किसके बराबर माइनस के, बस क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर कोस क्यूब लेमडा इंटू माइनस के कैप डैश, वापस से जे को किसके साथ करवाना आई के साथ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर
कोस लेमडा साइन स्क्वायर लेमडा, जे क्रॉस आई है तो वापस किसके इक्वल आएगा, माइनस के कैप डैश के। और देखो भी, अब किसको करवाना है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, जे के, तो यहां से नोट करेंगे भी, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा कोस स्क्वायर लेमडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन क्यूब लेमडा जे कैप डैश। इसको सिंप्लीफाई करो भी, चलो नेक्स्ट स्टेप में देखो भी, माइनस के कैप डैश जी माइनस, कॉमन क्या क्या आ रहा है इन दोनों में से, माइनस के कैप डैश कॉमन आ जाएगा, सबसे पहले क्या कॉमन ले लिया, माइनस के कैप डैश, और क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर, और कोस लेमडा भी कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा, कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा, प्लस इस वैल्यू में देखो भी, जे कैप डैश कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन आ रहा है, और साइन लेमडा कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा, केवल कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा। इसकी वैल्यू तो सबको पता होगी भी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो भी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इसको मल्टीप्लाई करो और चाहे न करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी हुई, जी लेमडा इज इक्वल टू माइनस के कैप डैश जी प्लस के कैप डैश ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा माइनस जे कैप डैश ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा। ये किसकी वैल्यू आई है, जी लेमडा वेक्टर की। लेकिन क्या हमारे पास इस आर वेक्टर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम, देखो इधर ध्यान देना, ये पॉइंट कौन सा था, ओ डैश, ये पॉइंट कौन सा था, ओ, ऐसा कुछ था, ये एंगल कितना बन रहा था, 9 लेमडा, ये कितना 90 माइनस लेमडा, ये एंगल फिर से कितना बन रहा था, लेमडा, और ये एंगल कितना था 90 डिग्री। ये वैल्यू किसके इक्वल थी, आर, और ये स्मॉल आर। स्मॉल आर और कैपिटल आर में लेमडा की फॉर्म में एक रिलेशन निकाल सकते हो क्या, क्या रिलेशन आएगा अभी, यहां लिख रहा हूं भी मैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू, या फिर इस ट्राइंगल के अंदर देखो रे, बाई ट्राइंगल ओ ओ डैश पी, ओ ओ डैश पी त्रिभुज से हम क्या लिख सकते हैं, कोस लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल लेमडा है, कोस लेमडा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन है आर, हाइपोटेनियस कौन कैपिटल आर, तो यहां से क्या लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू आर कोस लेमडा, बन गई भी बात। इस वैल्यू को क्या कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन में वापस से रिप्लेस कर देनी है। तो यहां से जी लेमडा वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के कैप डैश जी प्लस के कैप डैश ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह कितना लिखना है, आर कोस लेमडा, तो ये कितना हो जाएगा, आर कोस स्क्वायर लेमडा माइनस जे कैप डैश ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा साइन लेमडा। ये वैल्यू किस फॉर्म में आई है, वेक्टर फॉर्म में। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, परिमाण निकालना चाहें, यहां से एक चीज और कर सकते थे तुम, माइनस के कैप डैश को कॉमन ले ले तो क्या कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, अरे अगर माइनस के कैप डैश कंप्लीट में से कॉमन ले लिया जाए तो यही वैल्यू बचेगी। तो यहां से अगर जी लेमडा वेक्टर का ओनली मैग्नीट्यूड पूछा जाए, केवल परिमाण पूछा जाए, तो ये किसके इक्वल आता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा साइन स्क्वायर लेमडा, कंप्लीट की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। अरे परिमाण निकालना आता है, अगर मैंने लिख रखा है ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भाई परिमाण आता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, ये मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है भाई। इसको छाप डालो ऐसा कैसा,
अरे भाई इनका भी स्क्वायर करना था रे। ओमेगा की पावर 4 इंटू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, अभी तो लिखा था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस कंप्लीट का भी क्या आएगा, यहाँ स्क्वायर करना भूल गए भी हम। स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर चुके थे भी हम पहले। अब भाई इसमें दो स्पेशल केस और नोट कर सकते हो, वो कौन कौन से हैं। हमने 10वीं 12वीं क्लास में 11वीं में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि पोल के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ज्यादा होता है ध्रुव के ऊपर, और कहाँ कम होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर। ये अगर अर्थ बनाई जाए तो ये दोनों क्या होते हैं, ये नॉर्थ पोल बोलते हो, ये साउथ पोल बोलते हो। ये जो लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है, भूमध्य रेखा। तो यहां से तुम्हें पता है, स्पेशल कंडीशन लिख लेना अभी, स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां हैं भाई ये काय की विशेष है। बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है दोनों कंडीशंस की, जो रिजल्ट आएंगे वो विशेष है भी, वो स्पेशल है। फर्स्ट क्या कर लेते हैं, एट पोल्स, ध्रुव पर देखते हैं कि भी गुरुत्वीय त्वरण कितना आ रहा होगा। देखो जी लेमडा किसके इक्वल आएगा, लेमडा की वैल्यू कितनी होती है पोल के ऊपर, मतलब पोल इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेमडा यही एंगल है क्या, तो ये लेमडा कितना हो गया 90 डिग्री। जब भी पोल की बात की जाएगी, यहाँ लेमडा की जगह 90 पुट करो, कोस 90 कितना होता है, जीरो। साइन 90 कितना होता है, अरे दोनों में ही कोस का कंपोनेंट आ रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो जी लेमडा किसके इक्वल आएगा, अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए। देखना यहाँ क्या पुट करना है, हर जगह लेमडा की जगह 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, जीरो। ये कंप्लीट कंपोनेंट कितना हो गया, जीरो। ये कंप्लीट भी कितना हो गया, जीरो। बचेगा कितना, जी स्क्वायर की पावर 1/2 पुट करके देख लेना ये किसके इक्वल आ रही होगी, जी के ही इक्वल आती है। मतलब जो पोल होते हैं उन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हो भी। ये फिर भी हमें एवरेज वैल्यू मान रहे हैं, सेकंड एट इक्वेटर। कहां देख रहे हैं, भूमध्य रेखा पर। इक्वेटर का मतलब इसी पॉइंट की बात हो रही है कि यहाँ लेमडा कितना है, 0 डिग्री। तो इस पॉइंट पर लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। जी लेमडा किसके इक्वल आएगा, कोस जीरो कितना होता है 1, और साइन जीरो कितना होता है 0। इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, 0। ये कंप्लीट कंपोनेंट कितना, 0। यहाँ ये कितना हो जाएगा 1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर की पावर 1/2। तो जी लेमडा किसके इक्वल आया मैग्नीट्यूड में, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। कुछ ना कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है क्या, देखो वैसे देखा जाए तो ओमेगा की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी आ रही थी, 7.3 इंटू 10⁻⁵। वैल्यू तो काफी छोटी होती है ओमेगा की, लेकिन फिर भी अगर पोल के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ क्या है, जो ग्रेविटेशन है वो जी से कम है, मतलब गुरुत्वीय बल कम होता है कहां पर, ध्रुव पर। कारण क्या होता है इसका, अरे मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है और ये स्फेरिकल है, तो ये पॉइंट नहीं रोटेट कर रहे होंगे, ये दोनों पॉइंट जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है वो बिंदु थोड़ी रोटेट कर रहा होगा, इसको तो कहीं घूम के नहीं आना पड़ा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है तो बाहर की तरफ लगता है, तो ये पॉइंट घूम ही नहीं रहा है वास्तव में, तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब केंद्रीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये दोनों स्पेशल केसेस नोट कर लेना भाई, ये नॉलेज बेस के लिए हैं आपके। ये वैल्यू पता है तुम्हें, जी से कुछ ना कुछ कम आएगी, ओमेगा स्क्वायर आर कितना छोटा होगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो तुम, आर कितना होता है 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता है। नेक्स्ट भाई, अब चीजें कुछ हद तक आसान है पहले की तुलना में। जो सेकंड पॉइंट था, हमने दो इफेक्ट देखे थे, किसी भी कण के ऊपर दो प्रभाव पड़ते हैं, कोरियोलिस बल के कारण और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो अपकेंद्रीय बल का प्रभाव देख लिया। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल का क्या देखना है, बल का प्रभाव। मान लेते हैं भी पार्टिकल मूव कर रहा है, इस बार कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अरे अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव कर रहा हो, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यदि अगर क्षैतिज रूप से पृथ्वी के ऊपर गति कर रहा है, जैसे मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ नॉर्मली, तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहा है, ओनली एक्स और वाई में चेंज आ रहा है क्या, जेड तो वो है जो सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, अरे केंद्र के से जो बाहर की घटक जो हमने माने थे वो एक बार दोबारा देखना। यहाँ कोई पॉइंट क्या था, P, ये अक्ष डैश डायरेक्शन थी, ये वाई डैश, और ये सेंटर से जो बाहर की तरफ थी वो कौन सी थी, जेड डैश। अगर मैं जंप कर रहा हूं यहाँ पर तो कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, जेड डैश में, वरना जेड डैश में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। पार्टिकल हम कैसा मान लेते हैं, मूव कर रहा है, मतलब जो भी लीनियर मोशन होता है, रेखीय गति होती है, या फिर बोल सकते हो ओनली किस में चेंज आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, क्षैतिज घटक में। तो जो वेलोसिटी है वी डैश वेक्टर, उसको अज्यूम कर लिया भाई, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, तो हम मान लेते हैं वी एक्स वी डैश एक्स आई कैप डैश प्लस वी डैश वाई जे कैप डैश। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कौन सी फ्रेम में, एस डैश फ्रेम के अंदर। ओमेगा वेक्टर की जो वैल्यू आई थी वही रहेगी, कितनी वैल्यू आई थी, ओमेगा कोस लेमडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लेमडा के कैप डैश। ये वैल्यू किसकी आई थी, ओमेगा वेक्टर की, अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो। अब कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू देखनी है तो वो किसके इक्वल होता है, 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर। वी नो दैट, हम भाई बहुत ज्ञाता है रे, ज्ञान तो हमें कूट कूट के भरा हुआ है। तो उसी ज्ञान के आधार पर हमने क्या स्टेटमेंट लिख दिया कि एफ सी किसके इक्वल होगा, -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर। दोनों वैल्यूज पुट कर दो, एम मास ऑफ पार्टिकल है, कोई चेंज आ नहीं रहा होगा, 2m ओमेगा की वैल्यू कितनी, ओमेगा कोस लेमडा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लेमडा के कैप डैश। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है किसके साथ, वी डैश एक्स आई कैप डैश प्लस वी डैश वाई जे कैप डैश। आसान है क्या, इसकी तुलना में तो आसानी ही है भाई। एफ सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, -2m, जे क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, आई क्रॉस जे किसके इक्वल, के, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल, -k के इक्वल। तो यहां लिख देंगे भाई ओमेगा वी डैश एक्स कोस लेमडा माइनस के कैप डैश, जे क्रॉस जे 0, के का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के क्रॉस आई मतलब जे कैप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा वी डैश एक्स साइन लेमडा जे कैप डैश। यही आ रही है ना भाई, और क्या वैल्यू आएगी, प्लस के क्रॉस जे का मतलब माइनस आई हो जाएगा, क्या के क्रॉस जे कितना हो गया, जे क्रॉस के आई तो के क्रॉस जे माइनस आई कैप डैश, तो ये कितना आ गया, ओमेगा वी डैश वाई साइन लेमडा माइनस आई कैप डैश। ये कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू आई है किस फॉर्म में,
वेक्टर फॉर्म में लिख लो भाई इसको, और शॉर्ट में तो कैसे लिखोगे इसको, तीनों ही कंपोनेंट आए। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड जरूर निकाल सकते हो, एफ सी इजिकल टू 4m², अंदर कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर वी डेस एक्स का स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमडा प्लस ओमेगा स्क्वायर वी डेस एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा प्लस ओमेगा स्क्वायर वी डेश वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा। कंप्लीट की पावर कितनी है, 1/2। रूट में ही तो वैल्यू आएगी जब भी मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो एफ सी को क्या लिखा जा सकता है अभी, 2m² तो बाहर आ जाए, 2m तो बाहर आ जाएगा अभी, अंदर कितना बचेगा, इन दोनों में से देखो वापस क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर वी डेस एक्स का होल स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या चलो ओमेगा स्क्वायर को भी बाहर ही ले आते हैं। तो 2m ओमेगा तो कंप्लीट से बाहर आ गई अभी वैल्यू, अंदर केवल कितना बचा, वी डेस एक्स, क्योंकि ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लेमडा फिर से कितना हो गया 1, इसका होल स्क्वायर प्लस वी डेस वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा, इस कंप्लीट की पावर कितनी है 1/2। ये कोरियोलिस फोर्स के कारण किसी भी पार्टिकल के ऊपर इफेक्ट होता है या प्रभाव होता है, समझ गए। हमने क्या माना सबसे पहले, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, तो इसमें नोट करना भी, लेट लेट देखो ओमेगा आर उनमें से किसी को जीरो नहीं कर सकते, हमें कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू पता होती है। कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट पड़ने के लिए ये कंप्लीट डेरिवेशन है, यहाँ हमने बाकियों को वेलोसिटी को जीरो कर सकते थे, इसलिए ही उसको जीरो मान के इफेक्ट पढ़ लिया था, कंप्लीट इक्वेशन काम में ले ली थी। यहाँ केवल किसकी इक्वेशन काम में ली है, कोरियोलिस फोर्स की, कोरियोलिस बल का ही समीकरण काम में लिया गया है। इसके अंदर नोट करना, लेट लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल let the velocity of particle horizontally on earth let the velocity of particle horizontally on earth be v dash vector, b b e लिखना भाई, b v dash vector, so so we can so we can now calculate the effect of Coriolis force, so now we can calculate the effect of Coriolis force on a particle on earth as follows, उसके बाद छाप लो भी एग्जैक्ट ऐसा वैसा, यहाँ लिख लेना, इसको भी वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो, यहाँ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने वैल्यूज पुट की हैं, ये हमारा आंसर आ गया है। हिंदी मीडियम वाले नोट करना भाई, इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्ट डेरिवेशन उतार लो भी, हिंदी मीडियम वाले नोट करना, माना कि कण का वेग क्षैतिज रूप से विदेश वेक्टर है, तो तो पृथ्वी पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद ये वैल्यू नोट कर लो।
जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो फौकॉल्ट्स पेंडुलम थ्योरेटिकल टॉपिक है। अभी पेंडुलम क्या होता है? जो किसी एक मीन पोजीशन के अलोंग ऑसिलेशन कर रहा होता है। अरे जो ये किसी अवस्था के सापेक्ष दोलन कर रहा है उसे ही क्या बोला जाता है? पेंडुलम या लोलक बोला जाता है हिंदी में इसको। यहाँ कोई मास सस्पेंडेड है, ये इसकी क्या है? माध्य स्थिति है, मीन पोजीशन है। इसके अलोंग टू एंड फ्रो वाइब्रेशन होता है, उसे ही क्या बोला जाता है? पेंडुलम। या इसको तो क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति बोला जाता है। और ये जो अरेंजमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं। अभी घड़ियों में लगा हुआ होता है, काफी जगह लगा होता है। तो सबसे पहले सोचो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। देखो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, काल्पनिक प्रयोग था, करके नहीं देखा गया इसको। थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे किसी प्रयोग में बात की जाए कि मानना या मानना कि नहीं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि एक पृथ्वी के दोगुने आकार का गोला है, एक स्फेयर काम में लिया गया है, किसके? डबल रेडियस का, अर्थ की डबल रेडियस का। तो क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है क्या ये एक्सपेरिमेंट? नहीं पॉसिबल है। तो ये फौकॉल्ट पेंडुलम भी एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। इसकी हेल्प से क्या किया जा सकता है? टाइम पीरियड और ये बताया जा सकता है कि अर्थ कहां से कहां रोटेट करती है। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ये पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति कर रही होती है कौन? पृथ्वी। तो इसका जो सेटअप होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहां मान लीजिए, अरे पृथ्वी तो वैसी रहनी है, ओमेगा से रोटेट कर रही है। यहां सेंटर पॉइंट ऐसे ओ बोल दिया। ये एंगल कितना हो गया? लेमडा। लेमडा एंगल के ऊपर क्या रखा गया है? फौकॉल्ट पेंडुलम। ये क्या करेगा अभी? मोशन करेगा। इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा होगा। ये कंपोनेंट कितना आएगा? अरे क्या कंपोनेंट्स दोनों निकाल सकते हो? ये वैल्यू कितनी? ओमेगा। ये कितना आ जाएगा? ओमेगा कोस लेमडा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा साइन लेमडा। तो इससे कितना लिखा जा सकता है? ओमेगा साइन लेमडा। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? ओमेगा कोस लेमडा। इसको भी फ्री छोड़ दिया जाता है। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट सेटअप होता है इसके अंदर जो फौकॉल्ट पेंडुलम होता है उसमें जो मास एक्सपेंड किया जाता है उसे कितना मान के चलते हैं? लगभग ये मास 30 केजी के, अप्रोक्सीमेटली 30 केजी होता है। एग्जैक्ट वैल्यू पर जाओगे तो 28 केजी होता है। एक रोप होती है, एक रस्सी होती है जो कितने मीटर की होती है? 70 मीटर की। अरे ऐसा कर पाना पॉसिबल है क्या? 70 मीटर का मतलब फुट में कन्वर्ट करोगे तो जो तुम बड़ी से बड़ी बिल्डिंग देखते हो उससे भी ऊंचा क्या रखा हुआ है ये पेंडुलम। ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल ये क्या है? एक थ्योरेटिकल है, केवल शब्दों में ही बता रहे हैं हम इसको, केवल सैद्धांतिक रूप से ही इसको परिभाषित किया गया है। तो एक मास एक्सपेंड किया गया है अप्रोक्सीमेटली कितना? 30 केजी। कितनी रोप से? 70 मीटर की रोप से। और इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। भी ये फ्री है, जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहे उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अर्थ से काफी ऊपर उठ चुका है। तो जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे ही कौन रोटेट करेगा? ये पेंडुलम भी रोटेट करेगा। तो जो आवर्त काल, जो टाइम पीरियड किसके लिए होता है? अर्थ के लिए, वही किसके लिए आएगा? इस पेंडुलम के लिए भी आएगा। अर्थ के लिए टाइम पीरियड कितना होता है? अरे अभी तो हमने देखा था रिलेशन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो टी किसके इक्वल? 2 पाई बाई ओमेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आती है? 24 आवर्स फॉर अर्थ। पृथ्वी के लिए हमें क्या पता है? आवर्तकाल पता है क्या? अब जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही होगी उसी डायरेक्शन में कौन रोटेट कर रहा होगा? ये पेंडुलम रोटेट कर रहा होगा। तो यहां लिख लेते हैं हम भी, इस लोलक का आवर्त काल, टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। इस पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? ओनली इफेक्टिव कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है इसके लिए? ओमेगा साइन लेमडा। अरे जो इस रोप के अलोंग होगी उसी के साथ तो ये रोटेट करेगा।
ये रोप जितना रोटेट कर रही है उतना ये मास रोटेट कर रहा होगा, या जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जिस कोणीय वेग के साथ ये रोटेट करेगी। तो यहाँ इफेक्टिव एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ओमेगा साइन लेमडा। तो जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन लेमडा। समझ रहे हो बात को। इसमें अब दो केसेस बन जाएंगे, एट पोल और यहां एट इक्वेटर। पोल पर थीटा या लेमडा कितना होता है, 90 डिग्री, और यहां कितना होता है लेमडा, 0 डिग्री। साइन 90 कितना, अरे टी यहां कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा इजिकल टू 24 आवर्स, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0। तो यहां से जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा भी। समझो इन दोनों बातों को। सबसे पहली बात तो फोकोल्ट पेंडुलम क्या होता है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया था, सैद्धांतिक प्रयोग है, जिसमें एक मास को सस्पेंड किया जाता है। जो मास कितना होता है 30 केजी, कितनी रोप से, 70 मीटर की अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ रोप से एक 70 मीटर की रस्सी से 30 केजी के द्रव्यमान को लटका दिया गया है। इसको फ्री छोड़ दिया गया है, जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहे उस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। आवश्यकता क्या पड़ी हुई इसकी, इससे हम बता सकते हैं कि अर्थ का उस पॉइंट के ऊपर टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना है, वो बिंदु एक जगह से दूसरी जगह घूमकर आने में कितना समय लेगा, और कौन सी डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा होगा, घूर्णन गति किस दिशा में होगी। ये सारी बातें किसी भी बिंदु के लिए समझाई जा सकती हैं, किसकी सहायता से, फोकोल्ट पेंडुलम की सहायता से। बस उस पॉइंट के ऊपर तुम्हें किसको पुट करना है, इस फोकोल्ट पेंडुलम को उठा के वैसा का वैसा रख दो। अब दो स्थितियां कैसे प्राप्त हुई हमें, पोल मतलब ध्रुव पर जब भी यहां इस पेंडुलम को रखा जाएगा, एक बार के लिए मैं ये मिटा रहा हूं भी, यहां जब भी इसको रखा जाएगा, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है सेम वैसे ही रोटेट करेगा। क्यों, क्योंकि इस बार इफेक्टिव जो ओमेगा है वो इधर ही है, अर्थ के लिए भी इधर ही है और पेंडुलम के लिए भी इधर ही है। लेकिन जब यहां रख दिया फोकोल्ट पेंडुलम को, ऐसे रख, अरे किसी को ऐसा तो नहीं लगना ना सर ये इधर झुक जाएगा, गुरुत्वाकर्षण केवल कहां से लगता है, केंद्र से लगता है। कभी कंफ्यूजन आया होगा कि पूरा पानी पृथ्वी का यहाँ नीचे ही क्यों नहीं आ जाता है क्या किसी के, नहीं होता भी ऐसा, क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से लगता है। ऐसा नहीं है तुम अर्थ का डायग्राम बनाइए कह दो कि यहाँ इधर हर ऑब्जेक्ट झुकेगा ना, अरे हम यहाँ खड़े हैं इसका मतलब हम ऐसे खड़े होंगे, पता चलता है तुम्हें हम कभी तिरछे खड़े हैं, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कहाँ से देखा जा रहा है। अभी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ चुके हो तुम, निर्देश तंत्र, तो इतना तो आइडिया हो गया होगा कि किस पर डिपेंड करता है कोई भी चीज, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, प्रेक्षण के ऊपर। यहाँ रखा हुआ पेंडुलम इस पोजीशन में ही होगा। अब क्या ये रोटेट कर रहा होगा क्या, या रोटेशन का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थ रोटेट तो ऐसे कर रही है, वेस्ट टू, ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो रोटेशन इस फॉर्म में हो रहा है अर्थ का। तो इस पेंडुलम के लिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा किसका, घूर्णन गति का। तो इसके लिए जो समय अंतराल है, जो आवर्त काल बोल सकते हो, टाइम पीरियड बोल सकते हो, वो कितना आ रहा होगा, इनफाइनाइट आ रहा होगा। टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया टाइम, तो इसके लिए वो उसकी वैल्यू कितनी आती है, अनंत आती है। ये दोनों स्थितियां समझ गए होंगे भी आप, बस इन्हीं को नोट किया गया है वहां पर। जो भी पहले लिखा हुआ था वो मैं वापस लिख देता हूँ इधर। फोकोल्ट पेंडुलम में नोट करना, इट इज ए, चलो मैं नोट लिखवा ही देता हूँ भी, आप डायग्राम बनाओ इतनी देर में।
हमने यहाँ वही बात नोट की अभी जो हमने थ्योरेटिकली बताया था। इट इज ए डिवाइस बाय विच टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विच इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें पता है भी डायरेक्शन, अब तो पता है कि कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन गति करती है, लेकिन ये किसकी सहायता से बताया जा सकता है? फोकोल्ट पेंडुलम की सहायता से बताया जा सकता है। यहाँ और लिख लेना, इट इज ए सिंपल अरेंजमेंट, सिंपल अरेंजमेंट हैविंग सस्पेंडेड मास अप्रोक्सीमेटली 28 kg। मत लिखना भाई, तुम डायरेक्टली कितना लिख दोगे, 30 kg लिख देना अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बाकी एग्जैक्ट देखना चाहोगे तो 28 kg होता है। सस्पेंडेड मास अप्रोक्सीमेटली 30 kg बाई ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 70 मीटर एज शोन बिलो। ये नोट करने के बाद अर्थ के लिए टाइम पीरियड निकाल लेना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम नोट कर लेना डायग्राम बनाने के बाद। हिंदी मीडियम वाले जल्दी से ये लिख लो। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे पृथ्वी का आवर्तकाल ज्ञात किया जा सकता है, जिससे पृथ्वी का आवर्तकाल ज्ञात किया जा सकता है। वह यह वह यह पृथ्वी की वह यह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा को भी व्यक्त करता है, घूर्णन की दिशा को भी व्यक्त करता है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नीचे वाला लाइन में नोट कर लेना, यह एक लोलक की सामान्य व्यवस्था है, सामान्य व्यवस्था है जिसमें जिसमें 70 मीटर लंबाई की, जिसमें 70 मीटर लंबाई की किसी रस्सी से 30 केजी द्रव्यमान को 30 केजी द्रव्यमान को स्वतंत्र रूप से दोलन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले में नोट कर लेना भाई, इट इज, इसी में आगे कंटिन्यू कर लेना, इट इज फ्री टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन। इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है कि भी इसी डायरेक्शन में हम इसको कोई इनिशियल फोर्स, प्रारंभिक वेग देकर छोड़ेंगे। एकदम सिंपल सा है, थ्योरेटिकल है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। सबसे पहले इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, फिर डायग्राम बना के समझा देना। इतना डायग्राम बना दोगे एग्जामिनर के समझ में आ जाएगा कि जो थ्योरी लिखी है वो सही है। बाकी है इतना ही डायग्राम, 70 केजी की रस्सी है, 30 केजी मास लटकाना है, फ्री छोड़ देना है। जिधर अर्थ रोटेट कर रही होगी उधर ही कौन रोटेट करेगा? ये मास भी रोटेट कर रहा होगा, ये द्रव्यमान भी। जितने टाइम में अर्थ रोटेट करती है उतने टाइम में ये रोटेट करके वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोनों के लिए टाइम पीरियड नोट कर लेना। जितना करवाया इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट भी हो गया अभी, जो सेकंड चैप्टर था। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टाइप का पूछ सकते हो, आपको समझ में आया होगा, यही आशा है। धन्यवाद।